सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो करने का मन है, लेकिन मन बहुत तकलीफ से भरा हुआ है, दुख है, भीगा हुआ है। हिंदुस्तान से अलग अलग इलाकों से जो खबरें आ रही है महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, बच्चियों को लेकर, उससे मन को तकलीफ है। बहुत सारी राजनीति भी हो रही है, चाहे वो हाथरस की बात हो, बलरामपुर की बात हो, सिरोही की बात हो, बारां की बात हो, और भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर महिलाओं के साथ लगातार अपराध की घटनाएं आ रही हैं। राज्य सरकारें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनकी जो संवेदनशीलता है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पुलिस ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग लगे हुए हैं, उनसे जो उम्मीद की जाती है वो दिखाई नहीं दे रही। हाथरस में जो कुछ हुआ, खास तौर से जिस तरह से एक लड़की के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, उसकी खबर आई और उसके बाद पुलिस ने जो बर्ताव किया और उसकी लाश को, उसके शव को बिना परिवारजनों के मौजूदगी के जला भी दिया ताकि वो उसका आखिरी वक्त में चेहरा भी ना देख सके, ये एक इनसेंसिटिविटी थी। सरकार ने एसपी को और कुछ पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है, लेकिन वहां के डीएम साहब ने कहा उनके परिवार वालों के साथ कि अगर कोरोना हो जाता तो मुआवजा भी नहीं मिलता। तो ये इनसेंसिटिविटी का उदाहरण है। राजस्थान में भी लगातार हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आज हम चर्चा राजनीति से ज्यादा महिलाओं को लेकर, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं उस पर कर रहे हैं। और इसीलिए मेरे साथ जो खास मेहमान हैं वो सब के सब महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर लगातार लड़ाई लड़ते रही हैं। जयपुर से हमारे साथ सुमन शर्मा जी हैं, जो राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं। सुमन जी का खासतौर से धन्यवाद, क्योंकि वो इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं के इशू पर उन्होंने हमारे साथ जुड़ने का यस किया, हाजिर हुई, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। गीता श्री हैं, जिनका नाम सब लोग जानते हैं, जो खुद ही वॉरियर है। नाम गीता श्री करने से ही वॉरियर हो जाता है, लोगों को डर लगने लगता है। राइटर है और वो भी अभी कोरोना पॉजिटिव थी, अभी ठीक हुई हैं। आपको भी बहुत शुक्रिया। प्रितपाल कौर हैं, जो महिलाओं के इश्यूज को इतने दमदार तरीके से उठाती हैं कि ज्यादातर लोग घबराते हैं उनसे। नम्रता चड्ढा जी हमारे साथ भुवनेश्वर से जुड़ी हैं, जो उड़ीसा महिला आयोग की सदस्य रही हैं, महिलाओं के मामलों को उठाती रही हैं। और वेदुला रामालक्ष्मी बेहद खूबसूरत प्रोफेसर और लेखक है, जो महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं। तो ऐसे पैनल के साथ मैं बहुत खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग बहुत अच्छा काम करके महिलाओं के लिए बात करेंगे। सुमन जी, पहले आपसे बात करते हैं कि राजस्थान में महिलाओं के साथ जो हो रहा है, जो घटनाएं हुई हैं, वो बलात्कार की घटना है। यदि उसे कांग्रेस सरकार के तौर पर देखेंगे तो मैं आपको साथ साथ में उत्तर प्रदेश सरकार का भी हाल याद दिलाऊंगा। लेकिन क्या है वजह कि क्यों नहीं हो रहा? आप महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही हैं, क्यों नहीं बदलती तस्वीर? देखिए विजय जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि दशकों से मैं कई सरकारों के साथ काम करती रही हूँ, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की। राजस्थान में 2 ही पार्टियों की सरकारें दिखती हैं। लेकिन जो मेरा अनुभव रहा, मैं आयोग की चेयरपर्सन भी रही, उसके बाद मोर्चे की अध्यक्ष भी रही, बहुत सारे जमीनी कार्यकर्ता के नाते महिलाओं के साथ जमीन पे ही रही। जो आकलन अब मैं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रयास होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल एंगल से भी स्टेटमेंट जारी होते हैं, लेकिन महिलाओं के इश्यू पे मुझे लगता है कि जो संवेदना सरकारों को रखनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है और सबसे बड़ी ताकत देश में लोकतंत्र की है आज के युग में। तो हम लोकतंत्र की ताकत को देखते हुए सरकारों की भूमिका को जब देखते हैं, तब बहुत सी पीड़ा होती है। कुछ सरकारें तो बहुत अच्छा कर रही हैं, देख के अच्छा भी लगता है उनको, लेकिन कुछ सरकारों के जब बयान आते हैं ऐसी घटनाओं पे, अव्वल तो ये कोशिश हो कि ये रेप की जो घटना है वो निरंतर नोटिस में होनी चाहिए। ये समहाउ वन डे पिकनिक शो या स्पॉट शो नहीं होना चाहिए कि एक रेप हुआ, पूरा बवाल मचा और बहुत सारे कैंडल्स जले फिर बुझ गए। ये वन डे शो नहीं होना चाहिए। रेप को लेके कॉन्टिन्यू सतत प्रयास सरकारों के होने चाहिए और सरकार की वाणी इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी कठोर होनी चाहिए कि जो मवाली किस्म के या मानसिक रोगी किस्म के लोग हैं, जो बच्चियों को अपनी दौलत समझते हैं और बच्चियों को सोचते हैं कि ये मेरी अमानत है, इनको हम जैसे यूज करें मेरी मर्जी, तो ऐसे लोगों पे एक संदेश जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे मध्य प्रदेश में थी, चाहे राजस्थान में थी, हम लोगों ने मृत्यु दंड का प्रावधान 2 साल से 14 साल की 12 साल की बच्चियों का किया भी था और निर्णय भी फास्ट ट्रैक के द्वारा हम लोगों ने जल्दी जल्दी
किया। तो कुछ जो मैंने आज के आंकड़े देखे एनसीआरबी के, तो 2018 में जो मैंने देखा था राजस्थान विमेन एट्रोसिटीज में नंबर 5 से नंबर 2 से पे था, और हम जब 19, 20, 18 में जब वापस आए, सत्ता से बाहर हुए, तो 5 नंबर पे आ गया। और आज की रिपोर्ट फिर चौंकाने वाली है कि फिर राजस्थान विमेन एट्रोसिटीज में नंबर 1 पे आ गई। ये जो नंबर गेम है ये बहुत खतरनाक है, बहुत कष्टकारी है। हाथरस को भी मैं बहुत, राजस्थान में क्या हुआ, यूपी भी टॉप मोस्ट है महिला अपराधों में। जी, यूपी सेकंड नंबर पे है। तो मैं जो बेसिकली कहना चाहती हूँ विजय जी, चाहे यूपी हो चाहे राजस्थान हो, हुक्मरानों को, जो मुख्यमंत्री, जो मुखिया या जो वहां होम मिनिस्टर है, जो सरकार के, जो उनके बयानों में बहुत सख्ती नजर आनी चाहिए, और सिर्फ बयान ही नहीं, कार्रवाई में भी सख्ती नजर आनी चाहिए, जो होती नहीं है। और उसी का परिणाम स्वरूप है कि महिलाओं को लोग टेकन ग्रांटेड लेके ये तमाशा करते रहते हैं। गीता जी, आंकड़े देखा कि इस देश में हर 16 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, हर दिन 87 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। एक साल में, पिछले साल में 4.5 लाख करीब महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज हुए हैं। 33,000 महिलाओं के साथ 2019 में बलात्कार हुआ है। और यदि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को देखूं मैं, तो उसमें कहा गया है कि 30% महिलाओं ने 15 साल की उम्र तक कोई ना कोई फिजिकल वायलेंस को महसूस किया। आज हमारे साथ सुमन जी जुड़ी हुई हैं, नम्रता जी जुड़ी हुई हैं, वेदुला जी जुड़ी हैं, प्रितपाल जी जुड़ी। ये बात इतनी होती है, लेकिन सेंसिटिविटी क्यों नहीं होती है? मैं तो ये देख रहा हूँ कि सरकारों को छोड़िए, महिला आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के सदस्य भी किस पार्टी के हैं, घटना पे हुआ है उस पर भी, सुमन जी जैसे लोग तो कम होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस तरह से करते हैं। एक मंत्री जी भी हैं, आपके मित्र रही हैं, वो आजकल नहीं बोल रही है महिला का। विजय जी, आपने जो सवाल पूछा है, मैं जानती हूँ कि आपको उसका जवाब मालूम है, लेकिन मैं आपको बस याद दिलाना चाहती हूँ आपके उस जवाब को जो आपके भीतर में वो है, कि ये जो संवेदनशीलता है वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि भारतीय समाज बहुत बटा हुआ समाज है और यहाँ पे कई प्रॉब्लम्स हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगी क्योंकि आंकड़े इतने भयावह हैं कि ये आंकड़े बताने के लिए और लोग हैं यहाँ पे। मुझे आंकड़े देख के दहशत होती है, भय होता है, और मैं आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो बच्चियां हैं उनके प्रति चिंता से भर जाती हूँ। तो आंकड़ों पे तो आप लोग बात करिएगा। आपने सही सवाल संवेदनशीलता की है, जो संवेदनशीलता के जगाने का या उस पर बात करने का काम हमारा है, एक पत्रकार और एक साहित्यकार का। तो इसलिए मैं उस संवेदनशील न सरकार है, न संवेदनशील आपका समाज है। आपको पता है समाज बटा हुआ है, पितृसत्तात्मक समाज है, वर्ण व्यवस्था है। भारतीय समाज की जो संरचना है उसमें कई खामियां हैं जिसका आज तक हमारा समाज और सबसे अधिक स्त्रियां भुगतती हैं। आपको पता है स्त्रियां हाशिए पर हैं। दूसरा, इस समय स्त्रियां बहुत भारी मात्रा में सजग हुई हैं, चेतन हुई हैं, स्वतंत्र चेता स्त्रियां हैं जो आगे आ रही हैं, अपनी जगह बना रही हैं और बाकायदा भीड़ में अपनी अलग जगह बना रही हैं क्योंकि उनके सामने चुनौतियां हैं अपनी जगह बनाने की, और बना रही हैं। अब क्या हुआ है, नया ट्रेंड शुरू हुआ है सोसाइटी में, जो पैट्रियार्की है, जो स्त्रियों को कंट्रोल करने के तरह तरह के टूल निकालती है। तो रेप एक उसका सबसे बड़ा औजार है कि उनको ये मालूम है कि किसी स्त्री का रेप करोगे तो उसकी वो आत्मा से मर जाती है, उसकी इज्जत, उसकी देह, उसकी इज्जत है, तो उसके आत्मा पे हमला करो तो वो कंट्रोल में रहेगी। तो जो कंट्रोलिंग है। लेकिन सबसे दुखद बात जो ये हुई है कि हम वापस कबीलाई समाज भी इतना निर्मम और बर्बर नहीं था जितना 19वीं शताब्दी से पहले का भारतीय समाज था, जिसमें स्त्रियां गूंगी गुड़िया होती थी। अब जो ये जीव काटने जैसी जो जघन्य अपराध हुआ है वो इसलिए हुआ है, ये इसलिए इतने, क्योंकि संवेदनशीलता हमारी सोसाइटी में है ही नहीं, न खासकर पैट्रियार्की में। तो वो स्त्रियों को फिर से गूंगी गुड़िया बनाना चाहते हैं। मतलब उनकी जुबान देखिए, बहुत प्रतीकात्मक ढंग से जुबान काटी गई है। वो प्रियंका रेड्डी को जला दिया था, निर्भया के साथ क्या हुआ था आपको मालूम है, केरल में क्या हुआ था सबको मालूम है कि तरह तरह से स्त्रियों के रेप के बाद उनके साथ क्या हुआ। लेकिन ये अलग तरह का मामला है जिसमें जुबान काट दी। ये एक तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी के दबंग सवर्ण, ये जो वर्ण विभाजन है हमारे समाज का, जिसमें सवर्ण और दलितों के बीच जो स्ट्रगल है, पावर स्ट्रगल है, जिस तरह से दलित उभरे हैं और सवर्ण अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनके हाथ से
पूरी सत्ता और पूरा समाज का वर्चस्व चला जाएगा तो कैसे कंट्रोल करे? तो किसी भी समाज की इज्जत स्त्रियां होती हैं, किसी भी मुल्क होता है, स्त्रियां उनका पूरा पूरा मुल्क होती है। स्त्रियों पे, बच्चों पे जब भी युद्ध होते हैं सबसे अधिक भुगतती हैं स्त्रियां और बच्चे। तो सबसे पहले हमला करो स्त्रियों पे जो किसी भी समाज की इज्जत मानी जाती है। तो ये कितनी बड़ी असंवेदनशीलता है विजय जी, विजय जी, विजय जी कि उनकी जुबान काट दो कि वो फिर से बोल। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया मुद्दे उठाए आपने गीता श्री। विजय जी आपके भी देखिए इसमें 2-3-4 बातें निकल के आती हैं जो गीता श्री जो बात कहती हैं, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि गीता श्री जी ने कहा कि गूंगी गुड़िया बनाने की महिलाओं को समझते हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जी बिल्कुल इससे उलट समझता हूँ। कहीं ये अपराध की सजा कोई तो नहीं है। आप जैसे लोग, गीता जी, आप जैसे लोग जो दमदार तरीके से वॉइस रखते हैं साहित्य में, कहानियों में, किताबों में, महिलाओं की जबान कुछ ज्यादा चलने लगी है, ऐसा तो नहीं लगता? हाँ, ये देखिए ये जो सोच आपने दिखाई है, ये ना, ये जो बात आप कर रहे हैं, इसी पे तो एतराज है। मतलब अगर महिला खामोश रहे तो बड़ी अच्छी है, बहुत सही है, बोलेगी तो वो खटकती है। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाएं जो हमारे समाज में प्रथम जो फर्स्ट नागरिक है वो पुरुष है, सेकंड नागरिक भी पुरुष है, महिलाएं थर्ड, तीसरी जगह पे आती हैं, और बच्चे तो फिर चौथी जगह पे आ जाते हैं। और महिला अगर नहीं बोलती है तो बच्चों से भी पीछे चली जाती है। और मतलब आप ये जो सोच है कि बोलेगी तो अच्छी नहीं है, जब तक नहीं बोलती तब तक ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो मैं उदाहरण देती हूँ, आप समझिएगा इस बात को। कितने इसमें कुचक्र हैं। मेरी बेटी अपनी एक दोस्त के साथ शाम को 7 बजे सड़क पे जा रही है, इंदिरापुरम की पॉश कॉलोनी जो भी कही जाती है, सब तरफ मॉल्स हैं, ये हैं, और एक टैक्सी ड्राइवर उसके साथ बदतमीजी करता है, हाथ लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं लगा पाता। दोनों लड़कियों को गुस्सा आता है और नंबर डायल करके बुलाती हैं पीसीआर को। पीसीआर कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप एफआईआर लॉन्च करिए। मेरी बेटी जाके एफआईआर लॉन्च करती है थाने के अंदर, जो चौकी होता है उसके बाद उसका जो मतलब जो अपराधी था या जिसपे जो आरोपी था, उसका तो पता नहीं क्या होता है। हमारे घर पे हर तीसरे दिन एक महिला पुलिस कर्मचारी और एक उसके साथ पुरुष वो आके बयान देने के लिए आ जाते हैं। बेटी के एग्जाम चल रहे हैं, उसके एग्जाम चल रहे हैं, वो परेशान होगी, उसको स्ट्रेस हो गया। और फिर उसके बाद एक कोर्ट से एक वो आता है, समन आता है कि आप फला तारीख को फला कोर्ट में पेश हो जाइए, और चूंकि आप नाबालिग हैं अपने पेरेंट को साथ में लेके आइए, और अगर आप नहीं आती है तो आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, अब बताइए। ये एटीट्यूड है। वेदिका जी हमारे साथ भुवनेश्वर, खराब ट्रीटमेंट, लड़कियों को पढ़ाती भी हैं। बताइए आप, एक बच्चा है जो जिसको एग्जाम देना है, जिसको अपनी पढ़ाई करनी है, वो कोर्ट कचहरी करेगा कि वो ये सब देखेगा? और उसके बाद और जो शिकायत वापस लेने का जो तकलीफ हुई है, जो शिकायत वापस लेने के लिए जो मुझे करना पड़ा और जो उसको करना पड़ा, वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग कहानी है। मतलब हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सिस्टम में हम रहते हैं, हम पढ़े लिखे होने के बावजूद, जागरूक होने के बावजूद, कानून के जानकार होने के बावजूद, हम जो भुगतते हैं वो हम जानते हैं। कितना लिखेंगे और कितना कहेंगे? आखिरकार आदमी सोचता है छोड़ो यार, कौन करे इस सिस्टम। वेदुला जी, ये होता है। सही, आप टीचर हैं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ प्रितपाल जी की बात। लड़कियों के साथ आप पढ़ा रही हैं, ये जो परेशानी प्रितपाल जी बता रही हैं, ये प्रॉब्लम आपके पास जो बच्चियां हैं वो करती हैं, क्या आप सिखा रही हैं बच्चियों को? केवल कोर्स के अलावा कुछ सिखा रही है जिंदगी? विजय जी, आप बिल्कुल मतलब सबकी बातें मैं सुन रही थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी एक कलीग हैं, मतलब पिछले वर्ष उनकी बिटिया की शादी हुई और अब वो माँ बनने वाली हैं, और हम सब बड़े खुश हुए कि चलो बहुत अच्छी बात है। हमने उसको ढेर सारी बधाइयाँ दी, और ऐसे ही किसी ने पूछा कि तुम किसके लिए खुश हो, बेटा या बेटी? उसने कहा मैं चाहती हूँ दिल से बेटी हो, लेकिन मैं बेटी
को जन्म देना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि बेटी को जन्म तो दे दूंगी, लेकिन जितनी तकलीफ़ों से मैं गुजरी हूँ या आजकल मैं देख रही हूँ, मतलब ना उम्र से कोई लेना देना है, ना सामाजिक स्तर से कोई लेना देना है। हर हाल में, हर क्षेत्र में लड़कियां असुरक्षित हैं। मैं चाहते हुए भी आंटी एक बेटी को जन्म नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं सुबह से लेकर रात तक उस टेंशन में नहीं जीना चाहती। रात को मैं निश्चिंत होकर सोना चाहती हूँ, और अगर बेटी हुई तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। सर, मुझे 28 वर्ष हो गए हैं महिला महाविद्यालय में काम करते हुए। मैं मतलब लड़कियों के साथ ही मैं रह रही हूँ, और ऐसी तरह की समस्याएं लड़कियां लेकर आती हैं कि उनको हमेशा जागरूक करना, इसको एक सामाजिक सरोकार बनाकर एक जागरूकता लाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है। बच्चियों को ये सिखाना आवश्यक हो गया। हम देखिए बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि लड़कियां चाहे जिस तरह के कपड़े पहने लड़कियां पहनेंगी, उनकी मर्जी। लड़कियां चाहे जहां घूमने जाए लड़कियां जाएंगी, उनकी मर्जी। लड़कियां नौकरियां करेंगी, लड़कियां जितना पढ़ेंगी, उनकी मर्जी। हम कहने को कह देते हैं, बड़ी ऊंची आवाज में कह देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर हमें वो डर भी लगा रहता है कि अगर ये लड़कियां हमारे कहे रास्ते पर निकल गई तो हम उनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, उनके चारों तरफ शील्ड हम कैसे बना के रखेंगे। क्योंकि हर दिन कोई ना कोई लड़की आती है। वो एक दिन एक बच्ची मेरे पास आई और उसने बोला कि मैडम, बदहवास बिल्कुल। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो उसने बोला कि मैडम 2 लड़के थे जो मुझे फॉलो कर रहे थे और मेरी हालत खराब हो गई, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने कहा कि सबसे पहले तो गलियों में घूमना तुम बंद करो, तुम पहले मेन रोड्स पर जाओ, जहां पे भीड़ होती वहां पे रहो। अगर तुम गलियों में निकल भी रहे हो, तुम्हारा रास्ता गलियों से होकर गुजरता है, अगर कोई भी तुमको ऐसे स्टॉकिंग एंड स्टेयरिंग ये जो फॉलो कर रहा है, कुछ भी ऐसा होता है, तो इमीडिएटली जान पहचान हो, जो कुछ भी हो, एक घर का दरवाजा खोलो और उस घर में तुम चले जाओ, दरवाजा खटखटाओ और तुम चले जाओ। और इस तरह की बातें हम बता तो देते हैं विजय जी, लेकिन उस परिस्थिति में उन लड़कियों के लिए वो कितने काम आती है वो समझ में नहीं आता। ये परिस्थितियों में है, हम नहीं है वही। विजय जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, हम किस समाज में रहते हैं? की सदस्य हैं, क्या ये हमारी एक्सरसाइज सब फ्यूटाइल एक्सरसाइज है? आज बेटिया जी कहें कि माँ को बेटी पैदा करने का मन हो, लेकिन वो नहीं चाहती क्योंकि वो रात को आराम से सोना चाहती जी। सही। आप ये बताएं, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है ना कि आप इधर ना जाएं उधर ना जाएं। मैं बताऊं, मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ मैंने कभी बड़े होते हुए कभी महसूस नम्रता जी नहीं किया कि मैं लड़की हूँ तो मैं अपने भाई से आ रही है। हाँ। लेकिन जब समाज में आप प्रश्न पूछ, हाँ जी, जो है कोई फ्यूटाइल एक्सरसाइज है जो आप कर रहे हैं, सुमन जी कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकल। नहीं, देखिए मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हम सबको एक साथ जोड़ा और इस प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा कि हम समाज में जब नारी सुरक्षा या नारियों की अस्मिता की बात करते हैं या डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करते हैं, हमारा अप्रोच क्या है। हमारा अप्रोच शुरू से ही गलत रहता है। हमारा सारा अप्रोच बच्चियों के लिए ही बना होता है, डू एंड डोंट। बच्ची ये करे, बच्ची वो करे, लड़कियों को ये करना है, और लड़कियों को डिफेंस क्लासेस सिखानी है, उनको कराटे सिखाना है, उनको झांसी की रानी बनाना है, मर्दानगी फिल्में दिखानी है, उनको ये करना है, उनको वो करना है। यही से ही सारी फसाद की जड़ है। प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं, वो भी जब मतलब लोकसभा में और अपनी असेंबली में कहते हैं बॉयज आर बॉयज, गलतियां बच्चे कर देते हैं, ऐसी तो हो जाती है, तो वो हम कहीं ना कहीं लड़कों को वो फीड देते हैं। जैसे महिषासुर को हम रक्त देते हैं कि तुम पियो डेमंस को और अपना जोर दिखाओ। हाँ, तो हम लोग को पहले अभी जो सोचने का टाइम आया है, सबसे पहला आया है कि हमें सोच मर्द की बदलनी है, औरत की नहीं। जब तक हम लड़कों को नहीं सिखाएंगे कि तुमको स्टॉकिंग नहीं करना है, तुमको लड़कियों को कमेंट नहीं मारना है, नहीं करते नहीं है हम लोग का यही प्रॉब्लम है। हम लोग कुछ एजुकेटेड लोग करते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे आप देखिए कम्युनिटीज में नहीं करते। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, 8 स्टेट्स में जाइए, मैं असम की गुवाहाटी की बात को छोड़कर मिजोरम जाइए, मणिपुर जाइए, कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहां पे लड़के लड़कियों को कमेंट्स नहीं मारते हैं। वहाँ लड़कियां मिखला पहन के ऊपर टॉप पहन के, उनके पास दुपट्टा नहीं, उनके पास साड़ी का आंचल नहीं, वो फ्रीली घूमती है। उनको सिखाया जाता है कि तुम लोग दोनों
बराबर हो। जो पावर रिलेशनशिप फैमिली में होता है उसमें बताया जाता है कि लड़कियां कमेंट मारने की चीज नहीं है, वो भोग की वस्तु नहीं है, उनको लेके अपने पेट्रियार्की अपना पावर जो दिखाना है वो उनको नहीं दिखाना है। हमारी सोच में ये गलत है। हम अभी भी आशीर्वाद करते हैं कि पुत्रवती भव, कि बेटा ही हो। हम लड़कियों को कहते हैं कि हमको आराम की नींद चाहिए। माँ को क्यों आराम की नींद चाहिए? बच्चा भी रोएगा रात को तो वो भी नहीं सो पाएगी, बेटी भी नहीं सो पाएगी। आजकल तो सोडोमी और जितना भी सब चाइल्ड अब्यूज हो रहा है लड़कों पे भी हो रहा है। तो ये जो हमारी सोच है, हमारा जो अप्रोच है, गवर्नमेंट के भी जो प्रोग्राम बनते हैं, WCD डिपार्टमेंट, वो इतने विमेन सेंट्रिक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे क्यों हम बेटी बचाएं, क्यों पढ़ाएं? बेटियां हैं, वो रहेंगी, वो कल भी थी आज भी है, रहेंगी। अभी बेटों को समझाओ, बेटों को बदलो, मतलब इस तरह की नई सोच, नई बल्कि नहीं, इस तरह की चीजों को आपको लाना होगा। नम्रता जी अभी बात कर रही थी कि जो है बात होती है कि बेटे को लेकर किस तरह से बिहेवियर हम लोगों का है और बेटों को सुधारने की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन एक सवाल महिलाओं से जुड़ा हुआ है कि सारी माओं को बेटे ही दुलारे होते हैं, क्या ये बात नहीं है? और ज्यादा ये हम लोग सार्वजनिक तौर पर बात करते रहते हैं, लेकिन फिर भी माँ में के पास बेटी अगर है तो वो बेटी को प्यार करती है, लेकिन बेटी और बेटा है तो बेटा जो है उसको छूट की थोड़ा सा परसेंटेज तो ज्यादा होती है, ये हमें मानना चाहिए। इसे आप पॉलिटिकली करेक्ट मानते हो या नहीं मानते हो? नहीं, पॉलिटिकल आप इसके कारण भी जानिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर माँ को बेटा दुलारा क्यों है, आपको इसके लिए कारण, हम लोग स्टेटमेंट दे देते हैं ऐसा, लेकिन इसके कारण जानना होगा। क्योंकि सदियों से परंपरा, ये सदियों से ऐसी परंपराएं आ रही हैं। इससे जो परिवार का जो केंद्र होता है वो बेटा होता है, जो जमीन है वो पुरुष के नाम होती है, पिता या बेटे के नाम होती है, इनकम का सारा सोर्स बेटे के नाम होता है। लड़की ब्याह करके बेटे के मतलब पुरुष के घर जाती है, तो वो जो औरतें हैं, चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे वो पुरुष पे निर्भर रहती है। तो उसमें क्या है, तो एक लड़की जब कुंवारी होती है तो वो अपने पिता की दुलारी मानी जाती है, फिर थोड़ी बड़ी होती है तो भाई के साथ। तो आजकल जैसे कोर्ट में बोल दिया गया है कि अभी प्रॉपर्टी राइट में लड़की और लड़कों के राइट एक जैसे ही हैं, तो भी लड़कियां कोर्ट में जाके अपने हक के लिए नहीं लड़ती हैं, क्योंकि उनको पता है आज अगर वो अपने हक के लिए लड़ेंगी तो कल को वो भाई कहेगा ये देखो चंडी मुझे कोर्ट में लेके आई, उसके बच्चों की शादी में नहीं आएगा और मामा नहीं आएगा। सो इट इज डिपेंड ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो उसमें क्या होता है, माएँ बेटे पे निर्भर रहती हैं कि कहीं ना कहीं उनका बुढ़ापा, उनका सब कुछ, उनका आस, उनके सपने वो बच्चों से जुड़े हैं। लेकिन अगर आप जमीनी तौर पे देखें, माँ जितना बेटियों से करीब रहती है, जो मन का सुख दुख या जो भी चीज है वो बेटियों से बांट सकती है, वो बेटों से नहीं बांटती। लेकिन इस तरह की चीजें जो प्रचार की जाती हैं कि बेटों की माँ दुलारी होती है और जो मतलब वो बेटों पे ही निर्भर रहती है, ये जो मनुवादी सोच धारा है, ये हम लोग के दिमाग में इतनी मतलब जबरदस्त रूप से डाली गई है। और उसी चीज, क्योंकि आप बेटी की माँ है, प्रतिपाल जी बेटी की माँ है और दोनों लोग सिंगल डॉटर की मम्मी है और फाइटर भी बहुत है। गीता जी, इससे मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि ये फाइटर का क्या जवाब है, वॉरियर का क्या जवाब है? किसका जवाब पूछ रहे हैं? यही बात का कि बेटे और बेटी का फर्क जो है माएँ करती हैं कि नहीं करती हैं, क्यों नहीं? सुनिए, अभी बहुत अच्छा वो नम्रता जी है ना, वो बोल रही थी कि जो मैंने उसमें ऐड किया कि ये हम लोग ब्लेम करते हैं बहुत आसानी से कि स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन है या स्त्रियों पर अत्याचार करती हैं या स्त्रियां ऐसा करती हैं। आपको नहीं मालूम है कि चारदीवारी के अंदर स्त्रियों को इंजेक्शन में सदियों से रगों में उनके क्या कंडीशनिंग की गई है, उनको क्या घुसाया गया है। तो वो स्त्रियों की गलती नहीं है, क्योंकि वो अधीनस्थ प्रजाति रही हैं, उन्होंने कभी रूल नहीं किया, वो शासित रही हैं। तो शासकों ने जो अपनी प्रजा को या अपने गुलामों के जेहन में जो भरा, वही आज तक स्त्रियों में है। इसलिए स्त्रियों को लगता है कि वंश परंपरा पुरुषों से चलता है, तो लड़के श्रेष्ठ हैं, पहले पति ने उस पर रूल किया, फिर बेटा रूल करता है। तो स्त्रियों को, आज भी स्त्रियों को, जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, उनके दिमाग में भी ये बात है कि पुरुष वर्ग श्रेष्ठ है। ये हमारी संरचना जो है भारतीय समाज की और पारिवारिक ढांचा है, ये उसकी गड़बड़ियां है। जो इंस्टीट्यूशन में हम जीते हैं ना, पारिवारिक संस्था में, वो उसकी गड़बड़ियां हैं। तो उससे स्त्रियां मुक्त हो नहीं पाएंगी। दूसरी बात की, जो संपत्ति के कानून का जो मामला है, वो बहुत फ्रॉड है। ये कानून बहुत फ्रॉड है। इसलिए फ्रॉड है कि पिता ने जो संपत्ति अर्जित की है उसमें हक मिलेगा, लेकिन जो दादा की प्रॉपर्टी है वो पोते को जाएगी। क्यों जाएगी भाई?
क्योंकि शुरू से जमीन है। कितने प्रतिशत आप आंकड़ा निकालिए ना, कितने प्रतिशत संपत्ति स्त्रियों के नाम पे है? वही स्त्रियों के नाम पे है जहां ब्लैक मनी पुरुषों को सफेद करना होता है, अपने टैक्स बचाना होता है, तो स्त्रियों को प्रॉपर्टी के राइट्स देते हैं उनके नाम पे। गवर्नमेंट रिबेट देती है, टैक्स रिबेट देती है गवर्नमेंट भी, रिबेट देती है। लेकिन खानदानी जो प्रॉपर्टी है, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत प्रिंसिपाल जी जैसे बहुत कम लोग हैं जिनको, बहुत कम स्त्रियां हैं जिनको सौभाग्य मिला है कि खानदानी प्रॉपर्टी उनको मिली है। लेकिन क्या है, लड़का लड़की का जो भेद है परिवार में, स्त्री नहीं करती है, क्योंकि वो ठीक कह रही थी कि सबसे अधिक स्त्रियां माए बेटियों के करीब है। लेकिन ये जो श्रेष्ठता का बोध, शासित होने का बोध और शोषक और शोषित का जो संबंध है, वो इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। नहीं बदल जो गुलामी जो खून में गुलामी है, जो खून में गुलामी है, वो कैसे बदलेगा? आप अभी तक अंग्रेजों के आगे सिर झुकाते हैं, तो खून की गुलामी कैसे बदलेगी? लेकिन पहले सुमन जी से बात करना चाहता हूँ। सुमन जी, आप राजस्थान सरकार में रही हैं लगातार, पावरफुल, और एक बहुत पावरफुल महिला मुख्यमंत्री के साथ आपने काम किया है। तो दमदार महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी, और महिला आयोग की एक दमदार अध्यक्ष होने के बाद भी, यदि औरतों की हालत नहीं बदलेगी, और ये जो फ्रॉड का जिक्र गीता जी कर रही हैं कि जमीन के लिए, संपत्ति के लिए या टैक्स रिबेट के लिए जो करते हैं, कितना सच है ये बात? क्या कैसे बदलेगा? जब सुमन जी अध्यक्ष होंगी, नम्रता जी मेंबर होंगी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री होंगी, उसके बाद भी नहीं बदलेगा तो कैसे बदलेगा? देखिए विजय जी, ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये सदियों से मैं सब लोगों को सुन रही थी, बहुत ही बुद्धिजीवी भाषा के साथ वो लोग अपनी बात को रख रही हैं, और मुझे लग रहा है कि उनका अनुभव भी उसमें दिख रहा है मुझे। ये सदियों की दास्ता की कहानी है, जो कारण कोई और रहा हो, हिंदुस्तान के पारिवारिक व्यवस्था या परंपराएं, संस्कृति को मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ, परंतु इसमें जो विध्वंसकारी चीजें घुसी, उसका कारण अगर हम अपने आदिकाल को देखें और मध्यकाल को देखें और आज के युग को 3 सेगमेंट के साथ देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा। जो इतिहास के लोग हैं उनको जानकारी हुई, शुरू के दिनों के, शुरू के दौर में महिलाएं बहुत मजबूत थीं, जो हमें इतिहास बताता है। लेकिन एक आक्रांताओं का युग ऐसा आया जो देश में हमारी बेटियों को वस्तु समझ के उपभोग करने की चेष्टा की, और माता पिता के मन में एक डर पैदा किया, चाहे वो जमींदारी शासक तक रहा, वो वही परिणाम। नहीं, मैं वही, मतलब कोई महिला मुख्यमंत्री हो जाए तब भी वो महिलाओं को ताकत देने का काम नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा विजय जी कि चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, और चाहे हम सामान्य गीता जी और हम लोग सब लोग जो लाइन पे आपसे जुड़े हैं, चुनौतियां सबके पास एक समान है, सबके पास एक समान है। मेरे पास मेरे तरह की चुनौती है, वसुंधरा राजे के पास, वो चाहे कितना भी करे, अगर वो ज्यादा बोलती है। लेकिन एक केंद्र की महिला कल्याण मंत्री यदि बलात्कार के मामले पर केवल पॉलिटिकल वजह से नहीं बोलती हो, तो फिर महिलाओं के दुर्भाग्य है विजय जी, पूरा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य की बात है। महिलाएं संसद में बैठी हैं, लेकिन हाथरस पे या किसी विषय पे चर्चा नहीं करती। उन्हें अपने पार्टी का एजेंडा लेके काम करने में आनंद आता है, क्योंकि उनको लगता है मैं सांसद हूँ, मैं विधायक हूँ, इसलिए कुर्सी बचाना है तो भाषा वही बोलनी है। ये जब तक महिलाएं दिल से स्पीकअप, जो हम लोग बोलते हैं ना कि मुंह खोलिए, चुप्पी तोड़िए, ये केवल बोलने के लिए है। अपने ऊपर जब आता है तो हम अपना देखते हैं कि हमारा फायदा और हमारा नुकसान क्या है, और ये महिला ही सबसे ज्यादा करती है। मैं आपको एकदम बहुत कड़वा बोल रही हूँ कि महिला अपनी सेफ्टी, अपने फायदे, अपने नुकसान का बड़ा आकलन करती है, और उसी प्रकार का व्यवहार समाज में करती है। अभी देखिए ना हाथरस के मामले में क्या हुआ। हाँ, यही हुआ हाथरस के मामले में। यही कह रही औरतें कि भाषण देना और अपने में उतारने में बहुत फर्क है। वेदुला जी, गीता जी की बात को कहती है कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो लड़कियों को अभी तक वही पढ़ा रहे हैं जो पीढ़ियों से पढ़ती आ रही है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम आज अपने घर की बेटियों के लिए लड़का देखने जाते हैं तो फिर उससे मतलब हाइट में ऊंचा होना चाहिए, उम्र में बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद नौकरी बड़ी होनी चाहिए, कमाई ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि वो टैलेंटेड ज्यादा हो। हम हर तरह से उसके पुरुषाहंकार को धीरे धीरे सहला कर बड़ा करते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब हम कहीं पर भी ये अवसर ही देखिए, हम ये कहते हैं कि अरे भाई उसका पुरुषाहंकार जाग गया तो फिर पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा। तो हम यही कहते हैं, मेरे पिताजी ने भी यही कहा है, मैं करने के बाद बेटा शादी कर ले, तेरे से ज्यादा क्वालिफाइड लड़का मैं नहीं ला पाऊंगा। मिडिल क्लास
परिवारों की, सर हम लोग वेरी बहुत फॉर्चुनेट है जो इस मंच के ऊपर जुड़े हैं। हम बातें कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ शायद ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत छोटा नंबर है सर। बहुत, जितने हम यहाँ पे महिलाएं हैं उतने ही कम लोग हैं। और जो मैं सुरक्षा की भी बात कर रही थी, महिलाओं को सुरक्षा देना, और उसके बाद जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस करती हूँ, लड़कियों को पढ़ाती हूँ, तो फिर आगे चलकर किस तरह की कंडीशनिंग लड़कियों की जरूरत है उसकी पहल करनी होगी। ये सारी चीजें देखना जी कर रहे हैं मैम, हम सभी कर रहे हैं और इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है। इसी पे मैं ऐड करना चाहूंगी। देखिए हमारी पारिवारिक व्यवस्था जो है हमारे देश की बहुत बढ़िया है, उत्तम है, लेकिन ऐसा है कि कभी परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। उसमें जो कमियां हैं उनको हमें ठीक करना है और हम कर रहे हैं। जो लोग जागरूक हैं वो कर रहे हैं। जैसे मैं एक बेटे और बेटी दोनों की माँ हूँ, मेरे लिए दोनों बराबर, मैं दोनों को बराबर, हो सकता है कि मैं दिल से शायद बेटी के थोड़ा ज्यादा करीब हूँ, बेटे के उतना करीब ना हो, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये कहना ये कि माएँ जो होती हैं बेटों की ज्यादा नजदीक होती हैं, ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट की तरह है जो शायद महिलाओं को एक डायरेक्शन में क्या कहते हैं ढकेलने की ढकेलता है, एक डायरेक्शन में ढकेलता है, ढकेलता है। वो एक साजिश के तहत हो सकता है कि नहीं तुम बेटों से ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन शायद वो अंदर से ऐसा ना होता हो। ये हर माँ का अपने बच्चों के साथ एक अलग इक्वेशन होता है, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। लेकिन हम जो सिस्टम में हमारे जो अच्छी चीजें हैं उनको लेकर, और जो खराब चीजें हैं, अगर कानून ने हक दिया है तो वो कानून का हक बेटों को भी समझाना होगा कि भाई ये तुम्हारे बहन इसी घर में पैदा हुई है और इसका तुम्हारी तरह बराबर का हक है। तो ये अगर वो ये चीजें हमें करनी है। हाँ, हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, पढ़े लिखे लोग इतने कम हैं। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें हमारी सोसाइटी का, नहीं, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी प्रितपाल जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सरकारों की योजना में जिस प्रकार से आरक्षण के नाम पे, चाहे महिला आरक्षण हो या महिला को फैसिलिटी प्रोवाइड करने का इशू है, वहीं से मुझे लगता है कि महिलाओं को कमजोर करने की योजना प्रारंभ हो जाती है। और हम लोग आरक्षण के नाम पे अपने आप को कमजोर के रूप में प्रस्तुत करके याचना में आ जाते हैं कि हमें ये दीजिए, हम बहुत कमजोर हैं, हमें ये दीजिए। इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। महिला और पुरुष का डिस्क्रिमिनेशन बंद होना चाहिए। जी, ये वो जो स्पेशल ट्रीटमेंट है उसके मैं भी खिलाफ हूँ। बहुत आप महिला है तो ये स्पेशल, हाँ, वो जो स्पेशल सारे अधिकार, सारे अधिकार हमको, लेकिन वही बात है कि जब तक बराबरी नहीं आती तब थोड़ा सपोर्ट की जरूरत होती है। कमजोर वर्ग को सपोर्ट की जरूरत है। मेरे पास वक्त बहुत कम है मैम। मुझे इन सभी चीजों में जो बहुत बड़ी बात दिखाई देती वो है पावर गेम। मैं बता रही हूँ, पावर गेम। जंगल का राजा वही होगा, पावर गेम जो जंगल का राजा वही होगा जो ताकतवर होगा। जन मेरे साथ हैं तो कम से कम कोई रास्ता तो बता दे कि हम वहां तक पहुंच सके। गीता जी से शुरू करते हैं, बहुत छोटा सा मैं चाहता हूँ कि एक रास्ता की एक लाइन आप बताएं। गीता जी से शुरू करते हैं। जी गीता जी। देखिए, अरे सब लड़कियां वॉरियर हो जाएं, ये बता दीजिए मुझे, और कुछ मत बताइए। नहीं, आप लड़कियों को रोटी बेलना या चकला बेलना और तवा पे रोटी सेकना, फुली रोटी बनाने का ना, ये सपना देखना छोड़ दीजिए। लड़कियों के हाथ में बेलना पकड़ाइए, रोटी बेलने के लिए नहीं, ठोकने के लिए। लड़कियों को पावरफुल बनाने की जिम्मेदारी फैमिली की है, और उसको ये बताना पड़ेगा कि उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो वो अब जैसे हमारी बेटी है तो वो अब उसको लगता है बड़ी मुक्त वातावरण में, और अब मैं किसी फेमिनिज्म की बात करती हूँ क्योंकि उसने भी दुनिया का सामना नहीं किया है, तो जब करेगी तो उसको पता चलेगा। मैंने कहा एक दिन तुम भी हमारी तरह बात करोगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, लड़कियों को ना सेल्फ डिफेंस तो आपको सिखाना ही पड़ेगा, साथ ही जो इंस्टीट्यूशन में कि शादी के सपने आंखों में भर रहे, कोई राजकुमार घोड़े पे आएगा चढ़ के, राजकुमार के सपने देखने छोड़ दो। हाँ, राजकुमार के सपने देखने छोड़ दो, गुड़ियों से खेलना बंद कर दो।
रियलिस्टिक सोसाइटी में हवा में सांस लो और अपने को ये मानो कि बराबर की यूनिट हो, बचपन से ही बराबर की यूनिट मानो, जो हम लोग के साथ नहीं हुआ। मैं तो सामंती परिवेश से आई हूँ, बहुत भेदभाव झेला है, लेकिन ये मेरी पीढ़ी नहीं करेगी ये भेदभाव। चलो मैं सिंगल हूँ, लेकिन प्रितपाल जी के यहाँ आप देखिए सब दोनों बराबर है। तो ऐसी माएं आज की पीढ़ी में हो रही हैं। तो इसलिए उपाय इसका यही है कि जो वैवाहिक ढांचा, जो पारिवारिक ढांचा है, जो भारतीय समाज है, उसमें परिवार को पहल करनी पड़ेगी। कानून से तो लड़के ले ही लेंगे हम। वेदुला जी, जी कि बेलन जो है रोटी बनाने के लिए नहीं, ठोकने के लिए काम में आना चाहिए। सर, मेरा ये मानना है कि अगर कोई महिला अपने घर संसार को संवार कर रखना चाहती है तो ये उसका अपना निजी मामला है। हम ये नहीं कह सकते कि रोटी बेलने वाली हर महिला पीड़ित प्रताड़ित होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर उसी को हथियार भी बनाए, इसकी तैयारी। सबसे बड़ी बात जो है सर कि हम गिने चुने लोग आज माए, बस आज जो हम माए गिने चुने लोग हम निकल रहे हैं। मेरा तो एक ही बेटा है, लेकिन मैं अपने बेटे को इस बात के लिए तैयार कर रही हूँ कि आने वाली पीढ़ी में औरतों के प्रति उसका दृष्टिकोण और उसका व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में भी एक पत्नी आएगी, एक बिटिया मतलब हो सकती है और बड़ा सा परिवार होगा जिसमें महिलाएं होंगी। और मैं अपने बच्चियों को भी यही कहती हूँ कि कल को जब माँ बनोगी तो फिर माँ के रूप में तुम्हारा दायित्व सबसे बड़ा है कि ये जो कंडीशनिंग जो सदियों से चली आ रही है उसको बदलने की शुरुआत मैं अकेले नहीं बल्कि वो हर किसी में मुझे वो बात करनी पड़ेगी। और हम महिलाओं को वी नीड टू बी द चेंज एजेंट्स ऑफ दिस सोसाइटी अनलेस एंड अंटिल दैट ये नहीं। आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं ये चीज में विश्वास रखती हूँ कि हम लोग अभी ये जो दुनिया में रहते हैं, जो भी देश हो, हर देश की एक पॉलिसी होती है और उस देश की पॉलिसी पे, रूलर पे लोग उसको फॉलो करते हैं। आप अपनी पॉलिसी कैसे बनाते हैं, किस चीज को प्रधानता देते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जितना पैसा हम लोग डिफेंस पे खर्च करते हैं या दूसरी चीजों पे खर्च करते हैं, उससे ज्यादा अगर हम अपने समाज की महिलाओं पे खर्च करें, उससे ज्यादा बजट, आप अगर बजट में भी देखें उनके बजटरी प्रोविजन बहुत कम होते हैं, सिक्योरिटी मेजर्स बहुत कम होते हैं। जुडिशरी में भी देखें कि अगर न्याय प्रक्रिया में महिलाएं जाती हैं तो मुझे तो लगता है वो करम जलिया, मैंने एक कहानी लिखी थी कि वो बेचारी कोर्ट के बाहर, थानों के बाहर बैठी ही रहती है, उनको कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन कोई हीरो हीरोइन का केस होता है तो इमीडिएटली क्या क्या हो रहा है ये तो आपके मीडिया वाले बताएंगे। तो जो देश की जो पॉलिसी बनती है, जो उस पॉलिसी में जब तक 50% भागीदारी महिलाओं की नहीं होगी, ये सोच में परिवर्तन नहीं आएगा। हम लोग कह देते हैं 33% दे दो, ये दे दो, तो ये सब नहीं। जब तक वो औरत, देखिए पंचायत राज में महिलाओं ने जब भागीदारी की तो उन्होंने कहा कि जो पैसा आता है वो क्लब नहीं बनेगा, मंदिर की छत नहीं पड़ेगी, वो हम लोग को चाहिए कि टॉयलेट घर के पास बने, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र गांव के पास बने। तो उनकी डिमांड तो वो है ना, जिस तन लागे वो तन जाने। तो औरतों की जो डिमांड होती है, औरतें क्या चाहती हैं, वो जब तक न्यायिक प्रक्रिया में और डिसीजन मेकिंग में नहीं आएंगी तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। ये थोड़ा थोड़ा क्लस्टर में इधर कुछ हुआ, उड़ीसा में हुआ, राजस्थान में हुआ, वैसे ही होगा। कलेक्टिव 50% हिस्सेदारी से काम चल जाएगा पूरा। नहीं, 50% हिस्सेदारी नहीं, मतलब मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी, बिल्कुल सही बात की मधुरा जी ने कि 33% नहीं, बराबर की भागीदारी चाहिए। ज्यादा भी हो जाए कोई एतराज नहीं होगा महिलाओं को। और बिल्कुल और बेलन की बात है तो बेलन जो है, बेलन बेटी भी चलाना सीखे और बेटा भी, दोनों को चलाना, रोटी बेलना बेटा भी सीखे। और अगर रोटी बनानी नहीं आती तो ब्रेड खा लो, खानी है तो बनानी सीखना होगा, चाहे वो आप बेटा हो या बेटी हो। वेरी गुड, वेरी गुड। बनाओगे तो अच्छा खाओगे, नहीं अच्छा, दोनों को आना चाहिए, और चलाने के लिए भी और रोटी बेलने के लिए, दोनों को। देखिए, आपको रोटी बेलनी आती है क्या? सिंपल क्वेश्चन। मीजा जी को आती है? जय जी, विमर्श हो रहा है। अच्छा, तो बेलन विमर्श हो गया, ये तो बेलन विमर्श हो गया आज तो। कि क्या आपको लग रहा है कि अब महिलाओं को 50% हिस्सेदारी और बेलन चलाने से काम आ जाएगा, ठीक हो जाएगा? नहीं, वो उसके बाद भी बहुत काम बचेगा, बहुत काम बचेगा उसके बाद। ऐसा नहीं होता है, बहुत सिंपल नहीं है। मैं एक बात जो रखना चाह रही हूँ विजय जी, मैं जो रखना चाह रही हूँ, मेरा मतलब जो आपका जो सवाल था कि परिवर्तन कैसे आए या समाधान की ओर हम कैसे बढ़े, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले
फेमिनिज्म का मतलब क्या है, नारीवादी होना या नारीवादी का मतलब क्या है, इसको सही ढंग से हम लोगों ने आज तक परिभाषित नहीं किया। मुझे लगता है कि नारीवादी होना मतलब मानवतावादी होना। ये चीजें जो फेमिनिज्म को लेके लोग कहते हैं अरे ये तो नारी उत्थान को लेके, नारी आजादी को लेके नौटंकी कर रही है, ये नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। मानवता जो खत्म हो गई है उसी का परिणाम है कि ये सब आंदोलन और ये सारी चीजें हो रही है। दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ कि महिला होने पे अत्यधिक गर्व कीजिए। जो एक अंदर हम लोग के डीएनए में भर दिया गया, बेटी हो गई सर फोड़ लो, तो महिला, चूंकि मैं खुद महसूस करती हूँ कि मैं महिला हूँ और मैं बहुत अपर ऑन स्काई जो कहते हैं ना, मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ। ये महसूस करके जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो बहुत से कठिनाइयों को पार कर जाती हूँ। तो ये जब अपनी बेटियों के मन में भर दीजिएगा और राग, द्वेष, प्यार, उमंग, संस्कार से पुरुषों को मन में बस करने की ताकत सिर्फ महिला के पास होती है, और इन्हीं अस्त्रों से पुरुषों को गुलाम बना दीजिए तो सदा नहीं बनाना है, गुलाम नहीं बनाना है, बराबर के भागीदार, बराबर के भागीदार बने, साथ चले, साथ ना शासक चाहिए ना गुलाम चाहिए, ना शासक ना गुलाम नहीं चाहिए। ये प्यार की गुलामी है, इसको बराबर 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 अपने आप बराबर हो जाएगा। बराबर के साथी चाहिए, बराबर हो जाएगा, समझ चाहिए बराबरी में। वही मैं की एक नई फेमिनिज्म की नई परिभाषा की जरूरत है। आप सब लोगों का बहुत बिल्कुल कि आप लोगों ने ज्ञानवर्धन किया, इतने के साथ मेरा ज्ञानवर्धन। सबको नमस्कार, बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत आनंद आया। स्टे कनेक्टेड, सभी के नंबर स्टे कनेक्टेड, सबके नंबर हमें शेयर करेंगे। दिल्ली आएंगे तो मैं आपको खाना बनाकर खिलाऊंगा, ठीक है? ये जरूर बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।